Now, viewers, this session is going to be mixed both in Hindi and English. So, please try to assimilate as much as information that you are getting here. Now, students, like I said, CSAT, one of the most important things, or you can say one of the most important paper for your UPSC, according to me. Yeah, definitely. You have various subjects such as history, geography, polity, environment, ecology, economics, etc., etc. But all these subjects, they come in one paper. And the other paper, that is GS2. This paper actually determines that whether you will be writing your mains or not, because there is a criteria which is associated with this, and that is you have to score 33.33%. ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपका, मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इस 200 मार्क्स में से आपको 33.33% जो है वो स्कोर करना है। अब यदि मैं बात करता हूं आपसे कि 200 में से 33.33% कितना हो रहा है, तो वह लगभग जाकर के बनेगा आपका 66.66, या फिर आप कह सकते हैं लगभग 67 नंबर। अब ये जो 67 नंबर हैं, ये कई सारे स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके का चैलेंज बन जाते हैं। आपने प्रिपरेशन अपनी बहुत अच्छी की है, आपका जीएस बहुत स्ट्रांग है, पेपर नंबर 1, आपको सब कुछ पता है, आपको सारे आर्टिकल्स पता है पॉलिटी के, आपको हर डेट, आपका रिवीजन हिस्ट्री को लेकर के बहुत अच्छा है, आपकी ज्योग्राफी बहुत शानदार है, लेकिन वो सब तभी काम में आएगी जब आप पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे। हम सब में कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखा है कि एक डर होता था हमेशा। सीसैट का नाम अभी भी सुनते हैं तो लोगों को लगता है भाई मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल पढ़नी पड़ेगी, कोई और चारा नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। एक समय ऐसा था 2015 तक जब सीसैट का पेपर, इनफैक्ट 2014 आखिरी बार था जब सीसैट के पेपर के मार्क्स काउंट किए जाते थे। कई लोगों का कहना था उस टाइम पे कि एक अनफेयर एडवांटेज है। दोनों पक्षों की बात अपनी अपनी जगह पे एकदम सही है। जो लोग सीसैट के फेवर में थे वो एक बात करते थे, जो लोग सीसैट के अगेंस्ट में थे वो एक बात करते थे। हालांकि उससे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो पॉलिसी मेकिंग सरकार की और यूपीएससी की जिम्मेदारी है। हमारे सामने जो चैलेंज दिया जाएगा, हमको उस चैलेंज को पूरे तरीके से निभाना है। अब एक चीज जो यहां पर हम सबके सामने आती है वो ये कि सीसैट में आखिरकार होता क्या है, ऐसा क्या है जिसको लेकर के कई स्टूडेंट्स सीसैट के प्रति एकदम डर का भाव रखते हैं। अब जब मैं आपसे बोलता हूं कि भाई सीसैट, तो सीसैट का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूं, so the classification of CSAT can be done into 3 different subjects. Number 1 is your quantitative aptitude. Number 2, अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आती है आपके पास रीजनिंग। अब अगर मैं रीजनिंग के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो रीजनिंग भी अलग अलग तरीके से हमको देखने को मिलती है। कई बार सवाल आपको मिलेगा लॉजिकल रीजनिंग से। लॉजिकल रीजनिंग के बाद आप देखेंगे एनालिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग। एटसेट्रा। ये लॉजिकल रीजनिंग का जो सेक्शन है, यहां पर आप कुछ इस तरीके की वैरायटी देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा है वह है आपका कॉम्प्रीहेंशन, या फिर अगर मैं कहूं तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप सब लोग जानते होंगे। यदि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलता हूं तो आप ऐसा समझिए कि आपको एक आर्टिकल देकर के रखा गया है और आपको उस आर्टिकल को देखना है, पढ़ना है, समझना है और उसी आर्टिकल पर आधारित कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपको उन सवालों का जवाब देना है। अब यह है आपका सीसैट का पूरा क्राइटेरिया, यह आपसे पूछा जाता है। अब सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि सीसैट को अप्रोच किस तरह से किया जाए। जब मैं सीसैट को अप्रोच करने की बात करता हूं तो वो एक बहुत बड़ी बात है, आपको उसको देखना है। और ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपने आप को टाइम अलॉट करके रखा हुआ है, या जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं तो हमने एक टाइम टेबल बनाया है कि भाई इतने बजे से इतने, इस टाइम से इस टाइम तक हमको अपना ज्योग्राफी कंप्लीट करना है या हमको पॉलिटी कंप्लीट करना है। आपको सीसैट के संदर्भ में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यदि आप मेरी बात मानते हैं, अगर आप मेरी अप्रोच को फॉलो करते हैं, तो मेरा मानना और मेरा कहना बहुत सिंपल है। मेरा कहना यह है कि रेगुलर प्रैक्टिस, ये देखिए, ये कोई अलग सी चीज नहीं है। यहां पर जो आपसे सीसैट में पूछा जाएगा, चाहे वो मैथ्स के संदर्भ में हो, चाहे वो रीजनिंग के संदर्भ में हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के संदर्भ में हो, ये कक्षा 10 तक के लेवल के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, बेसिक नंबर्स के ऊपर, बेसिक न्यूमरेसी, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग। थोड़ा सा कई बार ट्रिकी होता है, बिल्कुल, लेकिन उसके लिए अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, if our preparation is very good, then in that case CSAT is going to be a piece of cake for you. Now, how exactly we will approach CSAT, we will see. Okay, now I'll give you an example and we will see how easy it is for you people to actually pick things. किस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है, किस तरीके से आपको चीजों को समझना है, और वो कितना आसान है आपके लिए। आप ऐसे समझिए, मैं आपसे बात करता हूं सीसैट में ही एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, जिसको यूपीएससी कहता है डाटा इंटरप्रिटेशन। नाउ, जब मैं आपसे बोलता हूं डेटा इंटरप्रिटेशन, तो डेटा इंटरप्रिटेशन है क्या? कई बार आप याद करिए, जब हम लोग छोटे थे तो कक्षा 8, 9, 10, 7th क्लास में हमारे पास कई बार क्वेश्चंस आते थे कुछ ऐसे, आपसे पूछ लिया हिस्टोग्राम क्या होता है, या फिर आपके सामने कुछ नंबर्स देकर के रखे हुए हैं इस फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं बार ग्राफ्स। अब अगर मैं इसको सही तरीके से समझूं तो डेटा, यहां पे जो आपको दिया गया है, डेटा इज नथिंग बट सम नंबर्स व्हिच आर प्रोवाइडेड टू यू। कुछ आंकड़े आपको देकर के रखे हुए हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं डेटा। उसके बाद जो दूसरा है आपके पास, वह है इंटरप्रिटेशन। डेटा को समझें, डेटा को किस तरीके से ब्रेक किया जाए। बड़ा फेवरेट टॉपिक है। आपको डेटा इंटरप्रिटेशन से लगभग हर वर्ष 5 से 10 सवाल जरूर मिलेंगे आपके पेपर में। देखिए, एक बात जो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जो मैं बहुत अच्छे से समझता हूं, सीसैट के मार्क्स आपके प्रीलिम्स स्कोर में ऐड नहीं होते हैं, ना ही मेंस स्कोर में ऐड होते हैं। यह मात्र एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो जब क्वालिफाइंग पेपर है, तो मैं ये उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे उन छात्रों के बारे में, उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनको ये लगता है कि बस किसी तरीके से हम लोग ये जो पासिंग मार्क्स हैं ये ऑब्टेन कर ले। एंड स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जिनका जीएस पेपर 1 तो बहुत शानदार होता है। जीएस पेपर 1 के हिसाब से वो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं बड़े आराम से, बट उनके साथ
जो ट्रेजेडी घट जाती है वो ये कि जो जीएस पेपर 2 है उसमें उनके क्वालिफाइंग नंबर तक नहीं आ सके। आपको वो स्टूडेंट नहीं बनना है, आपको उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं धकेलना है किसी भी कीमत पर। हम लोग पेपर के पैटर्न को स्टडी करेंगे। आपको 200 में से 200 नंबर लाने हैं, बिल्कुल शौक से लाइए, आप यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन यहां पर हमें पहला जो हमारा टारगेट है, पहला जो हमारा एम है, वह एम है कि आप सीसैट में क्वालिफाइंग मार्क्स को स्कोर करें, सीसैट में क्वालिफाइंग मार्क्स को ऑब्टेन करें। तो मैं बात कर रहा था यहां पे डेटा इंटरप्रिटेशन की। अब डेटा आपको दे करके रखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन, डेटा को आपको ब्रेक करना है। एक एग्जाम्पल के साथ, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूं और किस तरीके से ये जो एक दिमाग में हवा बना करके हम लोगों ने रखा हुआ है कि अरे बड़ा डिफिकल्ट होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। नहीं, कितनी आसान होती है चीजें, उसको हम लोग जरा देखेंगे। नाउ अब मैं यहां पे बात करता हूं ऐसा ही एक डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन को डीआई मैंने यहां पे लिखा, एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाई चार्ट्स। अब पाई चार्ट के रेफरेंस की जब मैं बात करता हूं तो पाई चार्ट का मतलब यहां पर होता है एक तरीके की, जब सर्कुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यदि मैं सर्कल दिखा करके उसमें, उस सर्कल में कुछ आंकड़े आपको दिखा रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कि हमारे सामने एक पाई चार्ट अवेलेबल है। अब यहां पर यह एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल की शेप में मत जाइएगा, ओके, सर्कल के अंदर जो है उसको समझने की कोशिश करें। अब यहां पे ये जो सर्कल देकर के रखा हुआ है, एक जनरल टर्म्स में बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी सर्कल की कंप्लीट वैल्यू कितनी होती है डिग्रीज में, 360 डिग्री। ठीक है, बहुत बेसिक, ये तो सबको पता है। अब दूसरी बात करते हैं, ये एक वस्तु, आप इसको समझिए कि ये एक वस्तु आपके सामने उपलब्ध है। इस वस्तु को हम लोग कंप्लीट मांग रहे हैं, कहीं से कटा फटा कुछ भी नहीं है। दिस सर्कल इज अ कंप्लीट एंटाइटी, और जो भी कोई वस्तु कंप्लीट होती है उसको मैं कितना परसेंट अट्रीब्यूट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा समझिए कि आप किसी क्लासरूम में पढ़ते हैं और उस क्लासरूम की जो संख्या है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई करने की, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई करने की संख्या है 100 स्टूडेंट्स। मतलब किसी क्लासरूम में मैक्सिमम बच्चे जो बैठ सकते हैं, दे आर 100 इन नंबर्स। अब किसी दिन सभी के सभी 100 के 100 बच्चे जो हैं वो क्लासरूम में प्रेजेंट हैं, तो मैं क्या कहूंगा, व्हाट इज द अटेंडेंस ऑफ द क्लास, क्लास की अटेंडेंस कितनी है? तो आपका आंसर होगा सर 100%, पूरा का पूरा। सिमिलरली ये सर्कल मेरे को यहां पे दिखाई दे रहा है, इस सर्कल को भी मैं कितना अट्रीब्यूट कर सकता हूं? इस सर्कल को मैं कह सकता हूं कि ये आपका पूरा 100% है। मतलब एक आंकड़े को अगर मैं देखूं यहां पे, तो मैं ये भली भांति जान सकता हूं, भली भांति कह सकता हूं कि 100% बराबर है आपके 360 डिग्री के। या तो मैं कहूं 100% और या मैं आपसे कहूं 360 डिग्रीज। तो दोनों की दोनों चीजें जो है वो आपके लिए बराबर हैं। अब 100% बराबर होता है 360 डिग्रीज के। 100% इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो द वैल्यू ऑफ 1% विल बी 360 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं आपसे बोलूं कि 100% बराबर 360 डिग्री है, तो 1% बराबर कितना होगा? तो आपने कहा सर 360 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां पर मैं वैल्यू लेकर के आ गया 1% की कितने के बराबर? 3.6 डिग्रीज के बराबर। अब यदि 1% किसी चीज का, 1% किसी चीज का 3.6 डिग्रीज है, तो क्या मैं यहां से आगे की वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकता हूं? क्या मैं आपसे यह नहीं कह सकता हूं कि
मैंने आपसे कहा कि भाई 100% इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। मैंने आपसे कहा कि भाई 1% इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 100। यहां से वैल्यू निकल करके आ गई 3.6 डिग्रीज। मैंने आपसे कहा कि भाई 10% की वैल्यू निकालिए, 10% की वैल्यू, तो आपने कह दिया सर 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10। 1% 3.6 के बराबर है, तो 10% कितने के बराबर हो जाएगा? 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 10। सिमिलरली आपने इसको बोल दिया 36 डिग्रीज। आपने कहा सर 20% की वैल्यू, मैंने कहा बिल्कुल सही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, 3.6 इंटू 20 कर दीजिए, यहां पे ये आ जाएगा आपके पास 72%। आपने कहा सर 30% की वैल्यू बता दीजिए, मैंने कहा कुछ मत करिए, 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 30 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 108। इसी तरीके से अगर आप 40 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 144। यदि आप 50 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 180। यदि आप 60 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 216 डिग्रीज, एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। इतना समझने में आप बताइए मैंने कौन सी ऐसा एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स आपके सामने इस्तेमाल करी। डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित जितने भी सवाल आते हैं उन सभी सवालों में मात्र 3 फॉर्मूलों का इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिस जितनी भी आप करेंगे इन चीजों को लेकर के, इन सवालों को लेकर के, आप अपने आप को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा परिपक्व करेंगे इन सब्जेक्ट्स में। यह सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई है कि ऐसा हम लोग देखते हैं आपके पाई चार्ट्स में। अब इसी तरीके से यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ये तो बात हो गई एक सेगमेंट की, मैंने आपसे डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करी। अब मैं आपसे कहता हूं कि चलिए थोड़ा सा मैथ्स की ओर जरा फोकस करते हैं। मैथ्स की ओर आपने फोकस किया, आपने बोला ठीक है सर, जरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग बोलते हैं गणित भी मैथ्स, आप थोड़ा सा उसके संदर्भ में बताएं। मैथ्स में हमें बड़ा डर लगता है। किस चीज में डर लगता है भाई? यदि मैं कोर्स की बात करता हूं, सी सैट के कोर्स की, तो बेसिक न्यूमेरेसी आपसे पूछी जाती है। जब मैं आपसे बोलता हूं बेसिक न्यूमेरेसी, तो बेसिक न्यूमेरेसी का मतलब होता है नंबर्स, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेजेस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, देन आपके पास मेंसुरेशन, थोड़ी सी आप अगर मैथमेटिक्स की और बात करें तो थोड़ा सा हम लोग और चीजों को भी विस्तार में देख सकते हैं। अब मेंसुरेशन की जब मैं बात करता हूं आपसे, तो मेंसुरेशन का यहां पे बात हो रही है क्यूब से, क्यूबॉइड से, ट्राइंगल से, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये सारी की सारी इस तरह की चीजें। ये मेजरली ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। परसेंटेजेस मैंने यहां पे आपको बता दिया। अब इन्हीं चीजों के ही आधार पर आपसे कुछ सवाल बनेंगे। कई तरीके के सवाल होते हैं, किस तरीके से कोई चीज बढ़ रही है, किस तरीके से कोई चीज घट रही है। जो सवालों का लेवल होगा देखिए वो बेसिक से थोड़ा ऊपर होगा। आपको बस इतना समझना है कि आपको अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है। देखिए मैथ्स को रटा बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है
जिसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक की, अगर आपको अप्रोच पता है आंसर निकालने की, तो आप जरूर से जरूर अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। बड़ी बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं, आपसे कोई अगर पूछता है, यदि आपसे कोई बोले कि अच्छा भाई ठीक है, आपने कई सारे टर्म्स सुने होंगे, कई बार आपने सुना होगा 1/2, तो आपने कह दिया 50%। आपसे कहा 1/3, तो आपने कहा 33.44%। किसी ने आपसे कह दिया अच्छा 3/4 वो कितना परसेंट होता है, तो आपने झट से कह दिया भाई वो होता है 75%। 2/3 आपसे कहा किसी ने, तो 2/3 आपने सीधा सीधा कह दिया कि ये होता है 66.66%। 4/5 आपसे किसी ने पूछ लिया, तो आपने झट से कह दिया 80%। अब ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब आप परसेंटेजेस की बात करेंगे, जब आप नंबर्स की बात करेंगे, तो देखिए थोड़ा सा कंफर्टेबल बनने की कोशिश करिए। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, जैसे मैं एक चीज आपसे बोल रहा हूं, मैंने आपसे कहा साफ साफ सरल शब्दों में, बहुत जनरल एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं, यह हमको पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही हम भी करते हैं, थोड़े से सजग हम भी नहीं रहते। इसलिए अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में, फ्रैक्शन समझते हैं? फ्रैक्शंस का मतलब यह हो गया कि भाई कोई भी चीज a/b के फॉर्म में जो आपको देकर के रखी गई हो, वो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा, जहां पे डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। मतलब कि यदि आपके सामने कोई भी चीज कुछ इस फॉर्मेट में देकर के रखी हुई है, और ये होता है आपका न्यूमरेटर और ये होता है आपका डिनोमिनेटर। अब ये कह रहा है कि भाई डिनोमिनेटर की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब फ्रैक्शंस हमारे सामने ऐसे आती हैं, फ्रैक्शंस हम लोगों ने बहुत बार देखी है, बहुत बार पढ़ी है, लेकिन वही कि हम लोग चीजों को ध्यान रखने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं जनरल आपको एक परसेंटेज फॉर्म में मैं आपको बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, फ्रैक्शंस मतलब आप ऐसा समझिए, यदि मैं आपसे कहूं कि 100/1 कितना प्रतिशत के बराबर होता है, आप इसको 1/1 कुछ ऐसा समझिए। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि भाई यहां पे रिप्रेजेंटेशन 100/1 है, तो 100/1 बराबर कितना हो गया? 100%। ठीक है, या फिर अगर आप इसको 1/1 लिखते हैं तो कितना आएगा आपके पास? 1। तो वहां पे मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई आप एक कंप्लीट इस 1 को आप 100 समझिए जरा। फ्रैक्शंस आपको कैसे ध्यान रखनी है वो बहुत प्यार से आपको अभी समझ में आ जाएगा। सिमिलरली मैंने आपसे कहा कि 100/2, 100/2, आपने कहा 50%। मैंने इसको कह दिया कि भाई ठीक है, आप बोल रहे हैं 1/2। फिर मैंने आपसे कहा कि भाई 100/3, 100/3, तो आपने कहा 33.33%। मैंने कह दिया बिल्कुल सही है, तो इसको आप 1/3 भी मान सकते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि भाई 100/4, आपने कहा सर ये तो बहुत सरल है, 25%। मैंने कहा इसको 1/4 नहीं लिख सकते हैं, 1/4 बोलते हैं जब हम लोग, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4, 25%। फिर आपने बोला सर 100/5 कैसे लिख सकते हैं, 100/5? तो मैंने कहा इसको 20%। तो आपने कहा सर इसको 1/5 लिख सकते हैं डेसिमल फॉर्म में कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। फिर आपने कहा कि सर 100/6 कितने के बराबर होता है? मैंने कहा 16.66%। आपने कहा कि सर इसको तो हम लोग 1/6 भी लिख सकते हैं। फिर आपने कहा सर 100/7 कितना होता है? मैंने आपसे कह दिया कि भाई 14.28 होता है। आपने कहा सर 1/7 लिख देते हैं इसको। फिर आपने मुझसे कहा सर 100/8, मैंने कहा
आराम से चलिए 12.5। आपने कहा सर ये तो 1/8 की वैल्यू हो गई। फिर आपने कहा सर 100/9, मैंने कहा 11.11%। आपने बोला सर इसको 1/9 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मैंने आपसे कहा 100/10, आपने बोला सर ये तो बहुत सिंपल है, सीधा सीधा कितना 10%, तो मैंने बोला इसको क्या लिख सकते हैं 1/10। ये एक रिप्रेजेंटेशन है नंबर्स की हमारे सामने। अब ये फ्रैक्शंस आप मुझे बताइए कि क्या इन फ्रैक्शंस को याद रखना क्या कोई रॉकेट साइंस है? मैंने आपसे बोला आपके भाई अगर बोल रहा है कि 1/3, 1/4, 1/6 क्या होता है, तो आप क्या करेंगे? 100/6 कर दीजिए, उतना प्रतिशत आपका आंसर होगा। बेसिक सी एक बात हमको जो समझनी है वो ये समझनी है कि 1/1 से लेकर के 1/15 तक के डेसिमल में परसेंटेजेस हमको याद होने चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप कर रहे हैं बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। जनरल सा रेफरेंस है आपके सामने। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई परसेंटेज की ही चलिए बात करते हैं। आपने कहा सर परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करें? मैंने बोला एक तरीका आप लोगों ने स्कूल में सीखा होगा, उसको छोड़ दीजिए। फाइन, अगर आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ बिल्कुल। मैं बोल रहा हूं आपसे, आप लॉजिकली क्यों नहीं कर सकते उसको? क्या कारण है कि आप लॉजिकली नहीं कर सकते उसको? मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि भाई कोई वस्तु है, आपसे कहता है कोई वस्तु है, लेट्स से उस वस्तु की कीमत है 150 रुपए। अब 150 रुपए उस वस्तु की कीमत है और आपसे यह कहा जा रहा है कि भाई इस वस्तु में हमने देखा कि एकाएक 30% का इंक्रीज हुआ, एकाएक 30% का इंक्रीज हो गया। तो अब जो नया प्राइस होगा वो कितना रुपए होगा? ठीक है, यहां पे तो नंबर मैंने आपको बहुत छोटा देकर के रखा है। आपने कहा सर समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने बोला ठीक है समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मल सा तरीका लगा दो। मान लेते हैं कि ये 150 नहीं, ये 15,000 है, ऐसा सोच लीजिए। चलिए, अब 15,000 में 30% की वृद्धि हुई है। मैंने आपसे कहा आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं। किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के यदि आपको किसी भी नंबर का यदि आपको 10% पता लगाना है तो 10% फाइंड आउट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस उस नंबर के आखिरी अंक से पहले, लास्ट डिजिट से पहले एक जीरो प्लेस कर दीजिएगा। मैंने यहां पे आपसे कहा कि भाई 15,000, 30% का इंक्रीज। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि भाई किसी भी नंबर का यदि आपको 10% फाइंड आउट करना है तो आप उस नंबर के आखिरी डिजिट से पहले, ठीक पहले एक डेसिमल प्लेस कर दीजिए। तो ठीक है भाई, ये 15,000 है, ये है आखिरी डिजिट, इसके पहले मैंने यहां पे एक डेसिमल प्लेस कर दिया। ये जितना भी डेसिमल के आगे का नंबर है वह नंबर आपका 10% हो जाएगा। आखिरी डिजिट से ठीक एक डिजिट पहले आपने डेसिमल प्लेस किया, डेसिमल के बाद एक जो नंबर बचा हुआ है वह हो जाएगा आपका कितना 10%। मतलब डेसिमल बिफोर लास्ट डिजिट। आपने बोला सर ठीक है ये तो बात हो गई, अब 1% कैसे फाइंड आउट कर ले? वो और भी आसान है। 10% के लिए आखिरी डिजिट से ठीक पहले, और 1% के लिए आप क्या करेंगे? 1% के लिए आपको आखिरी के 2 डिजिट पहले डेसिमल प्लेस करना पड़ेगा। तो ये 1, ये 2,
यहां पे ये आपने प्लेस किया डेसिमल, और डेसिमल से आगे जितना भी नंबर है वो क्या बन जाएगा आपका, वह बन जाएगा आपका 1%। मतलब 1% ऑफ अ नंबर कैसे निकालेंगे, डेसिमल बिफोर लास्ट 2 डिजिट्स। अब इसी में ही आपसे बोल दिया कि 0.1% फाइंड आउट करना है, तो तरीका वही, आखिरी के 3 डिजिट पहले। इस तरीके से आप बड़े आराम से जो है किसी भी नंबर का 10%, 1%, 0.1%, और यदि 5% फाइंड आउट करने की बात करता है तो 5% तो ऑलरेडी बहुत आराम से हो सकता है। 5% माने कैसे निकाल सकते हैं, 10% का ठीक आधा। 10% की वैल्यू ऑलरेडी है आपके पास। किसी भी संख्या का डिवीजन, किसी भी नंबर का डिवीजन बाय 2 बहुत आसान होता है। बाय 2, बाय 5 एंड बाय 10, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिससे डिवीजन बहुत आसान होता है। 1 भी बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन वो यहां पे इस्तेमाल करना सही नहीं होगा। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई 30% सर बताइए कैसे होगा, तो 30% आपने बोला कि सर 30%, ठीक है 10% की वैल्यू है हमारे पास, हमसे 30% की मांग रहा है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि अगर मैं इस नंबर की बात करूं तो इस नंबर का 10% कितना है, 1500। मैंने बोला 10% इस नंबर का 1500 है, तो 30% कितना हो जाएगा, तो आपने बोला सर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 3 से। तो मैंने कहा ठीक है, 1500 जो कि 10% के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 30। सिमिलरली 10% की वैल्यू को जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10% की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकम्स द वैल्यू ऑफ 30%। कुछ इस तरीके से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। यहीं पे अगर आप बोलें कि सर अगर 31% या 32% या 35% दिया हुआ है तो ठीक है भैया, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए। मैक्सिमम मार्क्स तो स्कोर करने की बात हो नहीं रही है, पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है ना, तो क्वालिफाई करते हैं, फाइन। आपने कह दिया सर 33% बता दीजिए हमको कितना होगा। मैंने कहा भैया ठीक है, 33% अगर आपको पता लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 33% तो भैया सीधी सी बात है, क्या होगा, 10% की वैल्यू मैंने निकाल ली, 1% की वैल्यू है मेरे पास, फाइन। तो 33 को कैसे लिख सकते हैं, 33 को लिखने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका, 1% की वैल्यू से 33 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1% मल्टीप्लाइड बाय 33 हो जाएगा 33%। फिर आपने बोला कि सर एक और तरीका बता दीजिए, मैंने कहा ओके, 10% की वैल्यू है आपके पास, मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 3 से, कितना हो जाएगा 30, प्लस 1% की वैल्यू आपके पास है, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाएगी 3% की वैल्यू। तो 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा 33%। दिस कैन बी वन अनदर वे। तो ये एक तरीका है जो मैं आपको यहां पे बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हियर एट ए क्यूब IAS, you people will actually see how things are being made easy for you people. चीजों को कितना आसान, चीजों को कितने आसान तरीके से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, और किस तरीके से ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। काम बढ़ाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, काम को हमें सही ढंग से, तरीके से करना है, कुछ इस तरीके से करना है जिससे कि हमारे पास ऑप्टिमम रिजल्ट्स, बेस्ट रिजल्ट्स आए। तो यहां पर जो तरीका अपनाया जाएगा वो कुछ ऐसा ही होगा विच विल एक्चुअली मेक यू फील कि यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड यू आर लर्निंग एज वेल। वो सबसे बड़ी बात है। अब ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, जब मैंने यहां पे आपको बात बता दिया कि चलिए ठीक है, ये बात हो गई रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। अब इसी में ही हम लोग जो दूसरा एस्पेक्ट है उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आ जाता है रीजनिंग। जब मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग में भी अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं।
लॉजिकल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, ओके, क्रिटिकल रीजनिंग है, पिक्टोरियल रीजनिंग है, तो अलग अलग चीजें हम लोग देखते हैं। अब अगेन जब रीजनिंग से संबंधित सवाल होता है तो आप ऐसा समझिए, रीजनिंग से संबंधित जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे वह टॉपिक्स आपको मिलेंगे कुछ ऐसे, जैसे कि अरेंजमेंट्स। अब दोनों तरीके के अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे आपको, लीनियर मिल जाएगा, सर्कुलर मिल जाएगा। फिर आपके पास आ जाएंगे फैमिली ट्रीज, इसी में ही आपको मिल जाएंगे ब्लड रिलेशंस, इसी में ही आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कई बार नंबर्स पे होता है, कई बार अल्फाबेट्स पे होता है, कई बार वर्ड्स पे होता है। तो इस तरीके से आपको ये कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा और अदर लेवल की, तो क्रिटिकल रीजनिंग में अगर हम लोग बात करते हैं तो हमको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक मिल जाएगा, सिलोजिज्म्स। इसके अलावा स्ट्रेंथन वीकेन, कौन सा स्टेटमेंट दिए हुए तथ्य को और मजबूत करता है, कौन सा स्टेटमेंट नीचे में दिए गए ऑप्शंस में से दिए गए स्टेटमेंट को कमजोर करता है, मतलब स्ट्रेंथन करना, वीकेन करना, ये चीजें, ये भी आपका क्रिटिकल रीजनिंग का एक पोर्शन रहेगा, एक पार्ट रहेगा। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में आपसे स्किल्स पूछेगा, आपसे ये बोला जाएगा कि भाई आप अपनी स्किल्स को थोड़ा सा एग्जिबिट करिए। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं छोटा सा, कि किस तरीके से टफ से टफ सवाल जो है वो हमारे पास बहुत आसान तरीके से मौजूद होता है। जरूरत है तो सिर्फ एक लॉजिकल अप्रोच की। अब एक आध सवाल मैं यहां पे आपसे बात करता हूं, जैसे कि एक छोटी सी चीज, मान लीजिए 4 दोस्त हैं, ए, बी, सी और डी। ये चारों दोस्त एक ब्रिज को 2 मिनट में, 3 मिनट में, 6 मिनट में और 9 मिनट में पार कर सकते हैं। अब भाई ये चारों लोग घूमने गए और हो गई रात। रास्ते में इनको एक बहुत ही कच्चे ब्रिज को पार करना है। ये कच्चे ब्रिज को पार करने का जो समय है वही हर किसी का देकर के रखा हुआ है, 2, 3, 6 और 9। अब कुछ कंडीशन भी है। पहली कंडीशन, 2 से ज्यादा लोग एक टाइम पर उस ब्रिज पर नहीं चढ़ सकते, नहीं तो ब्रिज टूट जाएगा। Not more than 2 people at a time. इसके बाद एक और कंडीशन है कि एक टॉर्च है मात्र, और उस टॉर्च को जरूरी है इस्तेमाल करना क्योंकि रात का समय है। मतलब यदि 2 लोग जाते हैं ब्रिज के एक किनारे से दूसरे किनारे पर, तो किसी एक व्यक्ति को वापस आना होगा वो टॉर्च लेकर के, ताकि जो बाकी जो लोग रह गए हैं उनको भी दूसरे सिरे पर पहुंचाया जा सके। द पर्सन, or you can say the 2 persons who have crossed the bridge, one of them has to come back with a torch so that he or she can take the remaining people on the other side of the bridge. This process will repeat jab tak, this process will repeat till the last person, all the 4 people have reached on the other side of the bridge. ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक चारों के चारों व्यक्ति जो है ब्रिज के दूसरे किनारे पर नहीं पहुंच जाते। तीसरा एक और जो सबसे बड़ा कैच है इसमें वो ये कि मान लीजिए 2 लोग साथ में जाते हैं, ए और बी।
तो टोटल टाइम इन दोनों को जो ब्रिज को पार करने में लगेगा वह लगेगा उस व्यक्ति का टाइम जो ज्यादा समय लेता है। यहां पर ए लेता है 2 मिनट, बी लेता है 3 मिनट। तो आप लॉजिक लगा करके एवरेज मत कैलकुलेट करना कि सर थोड़ा सा ये स्लो हो गया, थोड़ा सा ये तेज हो गया, आराम से 2.5 मिनट में पहुंच गए। नहीं, जिसका ज्यादा समय लग रहा है दैट विल बी द टाइम, वो होगा टोटल टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज। अब देखते हैं सवाल को। अब मेरा सबसे पहला सवाल ये कि यदि चारों लोग ब्रिज के एक साइड से दूसरे साइड पहुंचते हैं तो क्या मिनिमम टाइम होना चाहिए? मिनिमम कितने समय में यह चारों लोग एक छोर से ब्रिज के दूसरी छोर पर पहुंच सकते हैं? चलिए देखते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन की एक भाषा देख लेते हैं जरा कि भाई ए बी सी डी 2 3 6 और 9 मिनट। अब यहां पर जो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, अक्सर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि आप ऐसा समझिए, आपने कहा सर कि यहां पे ये 4 लोग हैं ए बी सी और डी। मेजॉरिटी लोगों ने ये किया होगा कि सबसे पहले ए और बी को साथ में लेकर के गए होंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? मैंने कहा था जिसका ज्यादा समय लगता है उसी का ही टाइम माना जाएगा। तो यहां पर ये हो गया 3 मिनट। अब यहां पर मेरे पास ए और बी दोनों पहुंच चुके हैं, लेकिन अब टॉर्च लेकर के वापस जाना पड़ेगा किसी को। तो आपने मुझसे कहा कि सर ऐसा करते हैं कि हम लोग ए को भेज देते क्योंकि हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप ए को भेज दो। तो यहां पे हो गए फिर से 2 मिनट। अब यहां पर ए पहुंच गया तो ए सी और डी। आपने फिर वही बात बोली कि सर ऐसा करते हैं, अब ए को सी के साथ या फिर डी के साथ, किसी के साथ भी भेज देते हैं। तो यदि सी के साथ भेजा तो 6 मिनट। तो अब यहां पर हमारे पास सी भी हो गया, बी भी हो गया। फिर उसके बाद सर वापस हम लोग ए को भेजते हैं, जिसने फिर से 2 मिनट लगाए। फिर अब आखिरी में जो आपका डी बचा हुआ है, ए और डी वापस आ जाएंगे टोटल 9 मिनट में। तो सर आपका आंसर हो गया 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20, 20 और 2 22। मैं आपसे कहूंगा कि नहीं बेटा, आपका आंसर एकदम गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसको सही से अप्रोच करने की क्या तरीका हो सकता है, थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन की भाषा को आपको समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। लॉजिकल स्किल आप अपनी दिखाइए, लॉजिकल स्किल आपकी जरूरी है। 4 लोग हैं यहां पर हमारे पास, हम लोग जानते हैं कि भाई 4 लोग हैं। ठीक है, मैं भी ए और बी के साथ ही शुरुआत करूंगा और लेंगे टोटल 3 मिनट। बी यहां पर पहुंच चुका है, ए टॉर्च लेकर के वापस जा रहा है और वापस जाने में इसने लगाए 2 और मिनट। अब यहां पर पहुंच करके ये हो जाएगा ए सी और डी। इसके बाद अब है मेरा असली खेल। अब आप एक बात बताइए, यदि मैं ए और सी को भेजा मैंने, मतलब कि 6 मिनट, ए फिर वापस आया मतलब कि 2 मिनट, ए डी के साथ गया मतलब कि 9 मिनट। यह हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 मिनट तो यहां पे लग रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि यार मैं ऐसा ना करके कुछ और सोच रहा हूं। क्या बताता हूं। मैंने आपको कहा कि जब ए यहां पर पहुंच चुका है तो 2 ऐसे व्यक्ति जो ज्यादा समय लेते हैं, दोस 2 पीपल हु आर टेकिंग मोर टाइम, क्या उनको नहीं भेजा जा सकता साथ में? तो मैंने क्या करा, मैंने पहले भेजा सी को और डी को। तो मैंने यहां से भेज दिया सी और डी। तो सी और डी, एक 6 लेता है, एक 9 मिनट लेता है, तो 9 मिनट वाले को टाइम मान करके मैंने, तो यहां पे हो गया मेरे पास बी सी और डी। अब मैं आपसे बोल रहा हूं मिनिमम टाइम चाहिए। तो मिनिमम टाइम के लिए मेरे को किसको भेजना पड़ेगा? इन तीनों में से सबसे कम समय किसका है?
बी का। तो ये 3 मिनट के साथ बी यहां पे पहुंचा ए और बी। अब यहां पे हो गए। अंततः लास्ट में ए और बी वापस चले आए, टोटल कितना समय लेकर के? 3 मिनट लेकर के। अब अगर आप टोटल टाइम कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा? 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20 मिनट। मेजॉरिटी लोग यही गलती करते जो मैंने आपको पहले फेज में बताया। आपको इसी गलती से अपने आप को बचाना है, इसी गलती से आपको अपने आप को दूर रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट आप लगाएंगे तो कोई समस्या आ ही नहीं सकती है आपके सामने। कोई किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आ सकती है। इसके बाद जो अगला सेगमेंट हम लोग देखते हैं सीसैट में, वो होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। आपको पैराग्राफ देकर के रखा होगा और आपको उस पैराग्राफ को पढ़ना है, उस पैराग्राफ को आपको समझना है। उसी से संबंधित आपके प्रश्न होंगे और उन्हीं प्रश्नों का आपको जवाब देना है, आपको बताना है कि भाई क्या पूछा गया है, कैसे पूछा गया है। इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन होंगे, आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। हिंदी में भी आपको देकर के रखे होंगे, आप समझिए। दोनों भाषा में इसलिए देकर के रखा हुआ है कि यदि एक समझने में आपको दिक्कत हो रही है तो कोशिश करिए आप दूसरे से समझने को। अगेन आप मानिए, बहुत ही बेसिक लेवल होता है इन पैराग्राफ्स का, इन आर्टिकल्स का, इन कॉम्प्रिहेंशंस का। यदि आपने ठीक तरीके से देखिए, उसके लिए जरूरी है रीडिंग हैबिट जरूर हो। और क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि आपके अंदर रीडिंग हैबिट नहीं होगी। बहुत ही बड़े लेवल पे आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आपके पास ये रीडिंग हैबिट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक नॉर्मल एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था कि किस तरीके से हम यहां ए क्यूब आईएएस में अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाएंगे, किस तरीके से हम इंश्योर करेंगे कि हमारी क्लासेस उनके लिए बेनिफिशियल साबित हों, उनको उसका भरपूर लाभ मिल सके, भरपूर फायदा मिल सके। Now, this was a demo presentation for each and every one of you, just to see, just to look at what exactly you will be provided at A-Cube IAS. How your decision of taking admission in A-Cube IAS will actually be very great for your own success. So viewers, I hope you enjoyed this session very much. Thank you.